brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। ये जो अनंतनाग की सीट है, अनंतनाग राजौरी पुंछ की सीट, इस पे थोड़ी सी बात इस लिहाज से हो कि कश्मीर की जो सीटें हुआ करती थी ट्रेडिशनली बीजेपी के लिए वहाँ कुछ ज़्यादा संभावनाएं होती नहीं थी। परिसीमन के बाद अब उसमें जब पुंछ और राजौरी और जम्मू के इलाके भी आ गए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी इस सीट को कश्मीर में या घाटी में अपने प्रवेश द्वार के तौर पर भविष्य में देख सकती है? मैं सिर्फ इस चुनाव के बारे में नहीं ये बात कह रहा हूँ, आने वाले अगले चुनाव की बात भी कर रहा हूँ कि क्या ये वो सीट है जहां से बीजेपी ये कोशिश कर सकती है कि वो जम्मू से आगे बढ़ करके कश्मीर में भी एक उनका प्रतिनिधि आ सके? इस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक रणनीतिक नजरिए से इस सीट को देख रही है क्या? अशरफ जी, पहले आपसे यही सवाल। कुलदीप जी, दरअसल ये जो है बीजेपी 2014 से लगातार इस कोशिश में है किस तरह से वो जनाधार कश्मीर में बढ़ाए, क्योंकि इतिहास में पहली बार 2014 के विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर की राजनीति में सत्ता में बीजेपी पीडीपी के साथ गठबंधन बना के आई। तो जाहिर है सबसे ज्यादा कहीं पर जब सत्ता में कोई पार्टी आती है किसी राज्य में या किसी इलाके में, वो चाहती है कि उस पार्टी का विस्तार हो, कोशिशें भी की, विकास भी हुआ, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस बीच जो है आज ही जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने चुनौती दी बीजेपी को कि कश्मीर की 3 सीटों पर अगर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त नहीं हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये उसने चैलेंज किया है। तो कश्मीर में काफी कोशिश की थी बीजेपी ने लीडर बनाने की, पार्टी का कैडर बनाने की, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो कांटा फंसा वो कि उनको कोई अच्छा नेता मिला नहीं। उन्होंने कोशिश की थी, गुलाम नबी आजाद बीजेपी में आए, लेकिन वो बिल्कुल उसके लिए एग्री नहीं हुए, उन्होंने अलग से पार्टी बनाई। यहां तक कि जब जो मैं अनंतनाग की आपको बात कह रहा था, अनंतनाग लोकसभा की शायद हो सकता है कि गुलाम नबी आजाद नामांकन ना भरे, क्योंकि उनको अगर बीजेपी कहे भी कि हम समर्थन करेंगे आपका, लेकिन वो बीजेपी के नाम पर या बीजेपी के पार्टी पर राजनीति भविष्य की नहीं करना चाहते हो, ना अपनी पार्टी की करवाना चाहते हैं। वो हर मंच पे यही बोल रहे हैं कि उनको बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, उनकी पार्टी अपनी है। और वो डोडा किश्तवाड़ से आते हैं, वहां जहां से उनको चुनाव लड़ना चाहिए था, तब वहां से उन्होंने चुनाव खुद नहीं लड़ा। वहां से उन्होंने अपने पार्टी के दूसरे उम्मीदवार को सामने रखा और खुद यहां से लड़ने की कोशिश की थी। लेकिन जब महबूबा मुफ्ती और मियां अल्ताफ, मैंने उनसे बात की थी जब उन्होंने ये फैसला लिया था वहां अनंतनाग से लड़ने के लिए, उन्होंने कहा ये तुम दोनों के साथ मेरे इतने करीबी रिश्ते हैं कि मैं मियां अल्ताफ को अपना बेटा मानता हूं, महबूबा मुफ्ती को छोटी बहन मानता हूं। तो राजनीति तो चलती रहती है, तो लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं उनके हृदय परिवर्तन में यह बात आ गई होगी कि इन दो के खिलाफ का चुनाव लड़कर हारना शायद गुलाम नबी आजाद जैसे लीडर के स्टेचर के लिए ठीक नहीं होगा। वो हारना नहीं चाहेंगे, वो अगर जीते तो शायद लड़ते, अगर उनको लग रहा है कि वो शायद की सीट इन 2 उम्मीदवारों के खिलाफ नहीं जीत सकते हैं तो वो शायद चुनाव ना लड़े। जुनैद जी, इसी सवाल का एक्सटेंशन आपसे कि ये पहले ये खबर आई कि गुलाम नबी आज़ाद को शायद बीजेपी सपोर्ट कर देगी। गुलाम नबी आज़ाद और भारतीय जनता पार्टी के बीच अभी जो रिश्ता है वो कैसा है? क्योंकि उनका रिटायरमेंट की स्पीच सबको याद है, प्रधानमंत्री का इमोशनल होना सबको याद है, एक दूसरे की प्रशंसाएं याद हैं। कश्मीर में क्या ये उनके लिए एक गले की हड्डी बन गया है? क्योंकि राजनीतिक रूप से कश्मीर में सफल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के करीबी दिखना, मैं घाटी की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात नहीं है। जहां तक गुलाम नबी आजाद का ताल्लुक है, गुलाम नबी आजाद जब जम्मू कश्मीर आए थे तो उस समय जिस समय उन्होंने जम्मू कश्मीर की धरती पर कदम रखा था तो लगा था कि ये एक बड़ा दल बनाएंगे। लेकिन उसके बाद जैसे थोड़ा समय इनको हुआ अपने दल को बनाने के बाद, पहले इन्होंने कहा था, जम्मू कश्मीर में जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मैं उसमें मौजूद था, इन्होंने कहा था कि ये नेशनल ऑल्टरनेटिव होगा, ये क्या कहते हैं राज्य के स्तर पर नहीं होगा, ये राष्ट्रीय स्तर पर होगा। लेकिन बाद में जब उन्होंने पार्टी बनाई तो उसका नाम रखा डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, फिर रखा पार्टी का नाम प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, डीपीएपी नाम रखा। नाम रखने के बाद गुलाम नबी आजाद की पार्टी जो ही शुरू होते ही पार्टी के कुछ नेता, जो आप अभी तस्वीर वीडियो दिखा भी रहे हैं, इसमें भी आप देखेंगे कि इनके दाएं ताराचंद है, बाएं पीरजादा मोहम्मद सैयद है। ये दोनों नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, दोनों नेता वापस कांग्रेस में चले गए हैं। गुलाम नबी आजाद ने उसके बाद जहां तक इन चुनावों का, लोकसभा चुनाव का ताल्लुक है, पहले तो मुझे बड़ा अचरज हुआ था कि गुलाम नबी आजाद अनंतनाग राजौरी पुंछ में चुनाव लड़ने जा ही क्यों रहे हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद रहने वाले भलेसा डोडा के हैं। उनका जो भी वोट बैंक है या कुछ भी है वो ये डोडा क्षेत्र में है।
वो एक बड़े नेता जरूर हैं, लेकिन इतने बड़े नेता नहीं है कि वो रजौरी पुंछ में जाएंगे और लोगों को कहेंगे कि जी मैं विकास पुरुष हूं, आप मुझे वोट दीजिए, तो लोग फौरन वोट देना शुरू करेंगे। रजौरी पुंछ में वोट डायनेमिक्स बिल्कुल डिफरेंट है, वहां लोग बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से वोट देते हैं। रजौरी पुंछ के लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा था एसटी कि शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस गुजर बकरवाल कबीला को मिला है, पहाड़ियों को मिलना चाहिए। पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अब जब से पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी मिला है, जिनकी आबादी लगभग 4-4.5 लाख के करीब जिनका वोटर इस रजौरी पुंछ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, ये 4-4.5 लाख वोटर जो है, इनके नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को बाजाबता इस बात को लेकर आश्वस्त करा है कि आप अपना प्रत्याशी उतारें, हम उसका समर्थन करेंगे और उसको हम जिताएंगे भी। और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे बड़ा वोट बैंक है अनंतनाग की तरफ से, यानी अनंतनाग की तरफ से लगभग 16 टोटल अगर मैं बात करूं तो लगभग 16 लाख के करीब वोट तो अनंतनाग में है। लेकिन अनंतनाग का इतिहास ये है कि वहां सबसे ज्यादा लोकसभा में पोलिंग जो है वो 30% हुई है, 30% के ऊपर वोट नहीं पड़ा है वहां पर। रजौरी पुंछ का जहां तक ताल्लुक है, 70 से 80% वोट जो है इस इलाके में पोल होता है। तो जितना भी आपका आंकलन है वो सारा आंकलन इस बुनियाद पर होता है कि अगर रजौरी पुंछ में 70-80% वोट पड़ता है और वो वोट और उसके बाद फिर घाटी की तरफ से अगर वोट पड़ता है तो ये सारा वोट मिलकर जो है, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर होगा इस तरफ का वोट। क्यों? महबूबा खड़ी हुई है तो हम कहें कि अनंतनाग से उन्हें 10,000 वोट पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। वो भी ताकतवर प्रत्याशी हैं, घाटी से वो अच्छा खासा वोट लेंगी। उसके बाद महबूबा मुफ्ती के बाद बारी आती है जफर इकबाल मनहास की। वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मैंडेट पर खड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कुछ बड़े नेता, जैसे मिसाल के तौर पर रफी मीर उनके नेता हैं, वो अनंतनाग से आते हैं। अन्य कई और नेता हैं जो अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं। वो जाहिर सी बात पूरी कोशिश करेंगे कि जफर को वोट पड़े। जफर इस तरफ अगर हम आते हैं तो रजौरी पुंछ के इलाके में भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, जैसे जुल्फिकार चौधरी हैं, उसके अलावा मिस्र तांतरे हैं। तो ये सारे इन समीकरणों को जब आप देखते हो तो आपका ये मत बनता है कि जफर इकबाल मनहास भी अच्छा खासा वोट लेंगे। उसके बाद गुलाम नबी आजाद जब बीच में आए तो समझ में नहीं आया कि ये अगर मैदान में उतरे हैं तो किस कॉन्फिडेंस पर उतरे। पहली बात तो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने आश्वस्त किया है कि आप उतर जाएं तो पहाड़ी कबीला के लोग सारा वोट आपको डालेंगे। लेकिन मैंने पहाड़ी कबीला के नेताओं से बात की, उन्होंने कहा जी गुलाम नबी आजाद आएंगे तो हम आजाद हैं। उन्होंने बाज़ाब्ता फेसबुक और ट्विटर पर ट्वीट करके ये कहा कि अगर आपने गुलाम नबी आजाद को मैदान में उतारा तो हम फिर आजाद हैं, हम आपको वोट नहीं देंगे। तो उसके बाद जब पहाड़ी कबीला के लोगों ने साफ कर दिया हम वोट नहीं देंगे, तो फिर जाकर गुलाम नबी आजाद ने कुछ निजी चैनलों के साथ बातचीत करके ये कहा कि अभी नामांकन मैंने भरा नहीं है, 19 तारीख 18-19 को देखूंगा मैंने भरना है कि नहीं भरना है। लेकिन 18-19 को आप नामांकन भरेंगे, 7 तारीख को चुनाव है और आपको लगभग 16 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाना है, लगभग कोई 18-19 लाख वोटर के पास पहुंचना है। वो इतने थोड़े से समय में तो आप पहुंचेंगे नहीं। तो साफ समझ में आता है कि गुलाम नबी आजाद हो सकता है इस चुनावी मैदान में ना उतरे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहां से उतरेगा। और आपका आंकलन बिल्कुल ठीक है कि बीजेपी अनंतनाग के रास्ते घाटी जाने की पूरी कोशिश कर रही है। और अशरफ साहब ने जैसे कहा, मैं इनसे ही पूछना चाहूंगा कि करनाल की सीट के बारे में इनका क्या ख्याल है, करनाल की सीट पर कौन मजबूत है इस समय, इसी तरीके से टंगधार की सीट पर कौन नेता मजबूत है इस वक्त। अन्य कई और सीटें हैं जिन सीटों को लेकर मैं और आप स्टूडियो में बैठकर ये आंकलन करते हैं कि जनाब यहां तो बीजेपी है ही नहीं, लेकिन जब जमीन पर आप उतरते हैं तो आपको बीजेपी वहां पर मिलती है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि इस अनंतनाग रजौरी पुंछ लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी खड़ा करके 90% जिस सीट पर मुसलमान है, अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा करती है, और वहां पर यह भी मैं आपको बताऊं कि हिंदू समुदाय का वहां पर लगभग 2 लाख के करीब वोट है यहां पर, और अगर आप 3, 4, 5 प्रत्याशी खड़े करते हैं तो 2.5 लाख 3 लाख पर तो जीत हो जाती है इस चुनावी क्षेत्र में। आप उठाकर इतिहास देखिए साल 2002 का। साल 2002 में चौधरी तालब हुसैन, वैद विष्णु दत्त एमपी सिटिंग एमपी थे, उनका देहांत हुआ, भारतीय जनता पार्टी से थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से खड़े हुए चौधरी तालब हुसैन ने 2.5 लाख वोट लिया और सीट जीत ली। ये रजौरी पुंछ की तब की बात मैं कर रहा हूं जब जम्मू संभाग के साथ रजौरी पुंछ थी, जब इस पर हिंदू वोट भी अच्छा खासा था। लेकिन आज तो ये 90% मुस्लिम सीट है और इसमें पहाड़ी कबीला के वोटों को लेकर बीजेपी बड़ी आश्वस्त है कि जी वोट साढ़े का साढ़ा हमें पड़ेगा। इसी के चलते उन्होंने गुलाम नबी आजाद को कहा था कि आप मैदान में उतरे। लेकिन अब
बीजेपी को जबरदस्त प्रेशर है पहाड़ी कबीला की तरफ से कि आप अपना प्रत्याशी उतारे मैदान में, हम मदद करेंगे। मान लीजिए वो 2 लाख वोट भी ले जाए, 2 लाख वोट का मतलब भी ये है कि भारतीय जनता पार्टी 90% मुस्लिम सीट पर 2 लाख वोट ले गई। ये अपने आप में एक बड़ा उलटफेर असेंबली के चुनाव में कर सकता है। ठीक है।